अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करता हूँ आप लोग दुनिया में जहाँ भी मौजूद हैं खैरियत से हैं, खुश हैं और आपकी ज़िंदगी बेहतर गुजर रही है। दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे, मेरी फैमिली को, हम सबको, आप सबको सेहत दे और हमारे तमाम मामलात में आसानियाँ फरमाए। अगर आप में से किसी ने भी अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मुझे सपोर्ट करने के लिए सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर हो सके तो अपने सर्कल में, अपने जानने वालों में इस चैनल को इंट्रोड्यूस करवाएं। जगैद, आज की ये जो कहानी है ये बड़ी डिफरेंट कहानी है और ये कहानी हमारे एक कह सकते हैं कि एक हमारे जानने वाले हैं, उनको उनके गार्ड ने ये सुनाई थी। बेसिकली ये कहानी साहिब दिनों की कहानी है और ये अब से 21 या 22 साल पुरानी उस दौर की कहानी है जिस दौर में साहिब दिनों ये जो हॉक्सबे का एरिया है जहाँ पे हट वगैरह मौजूद हैं वहाँ पे करीबी रहा करते थे और पिछले काफ़ी अरसे से बेरोज़गार थे। साहिब दिनों बताते हैं कि अक्सर ऐसा होता था कि मेरे पास क्योंकि टाइम मौजूद था और मैं काफ़ी अरसे से बेरोज़गार था तो मैं जहाँ पे हट वगैरह मौजूद हैं उस साहिली पट्टी पे या उन हट्स में कहीं आके बैठ जाया करता था। जब यहाँ पे यानी गर्मियाँ चल रही होती तो बहुत ज़्यादा रश हुआ करता और जैसे जैसे नवंबर, दिसंबर या फिर जनवरी, फरवरी आते तो यहाँ पे लोग ना होने के बराबर हुआ करते। अब मेरी आदत हो चुकी थी कि मैं जैसे ही मगरिब होती या मगरिब का टाइम होता तो मैं यहाँ हट के सामने आके बैठ जाता और 2-2, 3-3 घंटे यहाँ पे बैठ के अपने मुस्तकबिल के प्लान बनाया करता। ज़ाहिर सी बात है, बेरोज़गार था, परेशान था, घर में भी बड़े इश्यूज़ थे और सच्ची बात यह है कि घरवाले मुझे घर के अंदर टिकने नहीं दिया करते थे। वैसे ही एक रात थी, शायद चाँद की 14वीं रात थी और शदीद सर्दी हो रही थी। मैं मगरिब के बाद यहाँ पे एक हट के मुंडेर पे या उसके सामने आके बैठ गया। पता ही नहीं चला कि अब देखते ही देखते 2 घंटे, 3 घंटे और फिर 4 घंटे गुज़र चुके थे। क्योंकि चाँदनी रात थी तो हल्की-हल्की रोशनी मौजूद थी। लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि एतराफ़ में जो भी हट मौजूद है वहाँ पे कहीं भी कोई प्रोग्राम नहीं चल रहा है। हर गुज़रते हुए लम्हे के साथ-साथ लहरों की शिद्दत में इज़ाफ़ा हो रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे सर्दी बढ़ती चली जा रही है। पिछले 2 या 3 घंटे के अंदर-अंदर मुझे बाकायदा समंदर का या पानी का मेरे बहुत करीब आना महसूस हो रहा था। लग रहा था जैसे अगर मैं कुछ देर मज़ीद यहाँ पे बैठूँगा तो हो सकता है कि पानी मेरे पाँव को छूने लग जाए। खैर, मैं बस निकलने ही वाला था कि इसी दौरानिए में मेरी नज़र जब सीधे हाथ की तरफ आखिर में जहाँ पे कुछ रोशनी सी मौजूद थी उस तरफ पड़ी तो मुझे ऐसा लगा जैसे वहाँ से कोई चलता हुआ मेरी तरफ या फिर कह सकते हैं कि इन हट की तरफ चलता चला आ रहा है। जो भी वहाँ से आ रहा था उसने बज़ाहिर कुछ इस तरह का लिबास पहन रखा था कि चाँद की रोशनी जब उसके लिबास पे पड़ रही थी तो हल्की हल्की सी रोशनी या रिफ्लेक्शन दिखाई दे रही थी। यानी कि यकीनन उसने एक ऐसा सूट पहन रखा था जिस पे चाँद तारों से या मोती से बहुत ज़्यादा काम किया गया था। आमतौर पे जो हमारी सोसाइटी है उसमें ख़वातीन इस तरह के कपड़े पहना करती हैं। बहरहाल जैसे जैसे वो औरत मेरे करीब आ रही थी तो मैं देख रहा था बड़े बेबाक अंदाज में अपने बालों को खोलने के बाद वो साहिल पे इस तरह चल रही है जैसे किसी कैटवॉक के अंदर मौजूद हो या फिर किसी फैशन शो का हिस्सा रही हो। वो कुछ इस अंदाज से चल रही थी जैसे बहुत ही दिलेर है, बहुत ही कोई बहादुर औरत है और वो समंदर की लहरों को चीरती हुई आगे बढ़ती चली जाएगी। खैर, वो जो औरत थी वो साहिल के रास्ते ही मेरे सामने से गुजरती हुई आगे की तरफ बढ़ती चली गई। बज़ाहिर जो मुझे नज़र आया या जितना मैं उसको देख पाया वो बड़ी ही खूबसूरत सी जवान सी लड़की थी जिसने बहुत ही ज़्यादा गहरे रंग का लिबास पहन रखा था और इस लिबास के ऊपर मोतियों से काम किया गया था। उसके जो बाल थे वो इस कदर बड़े, इस कदर लंबे बाल थे कि बावजूद इसके वो चलती हुई वॉक कर रही थी
और साहिल पे क्योंकि लहरें भी बहुत तेज़ थीं, हवा बहुत तेज़ी के साथ चल रही थी, उसके बाल बाकायदा उसके पाँव को छूते हुए महसूस हो रहे थे। पता नहीं उसको देखने के बाद मेरे दिल के अंदर क्या जागी, क्या सूझी कि मैंने उसको फ़ॉलो करना शुरू कर दिया। मैं आहिस्ता-आहिस्ता उसके पीछे जा रहा था। मुझे नहीं पता कि मेरी क्या नीयत थी। लेकिन हाँ, इस साहिल पे, इस अंधेरे में, इस वीरान जगह पे एक हसीन और जवान लड़की का, जो कि खूबसूरत भी है, यहाँ से गुज़रना मेरे लिए किसी अचंभे से कम नहीं था। जैसे-जैसे मैं उसको फ़ॉलो कर रहा था, मुझे हल्की-हल्की मोतिया की सी खुशबू अपनी नाक में महसूस हो रही थी। यानी उसने मोतिया की खुशबू को लगा रखा था, या फिर हो सकता है उसके बालों में मोतिया के फूल मौजूद हों। खैर, मैं उसको फ़ॉलो कर रहा था और आहिस्ता-आहिस्ता मेरी जो रफ़्तार थी वो मज़ीद बढ़ती चली जा रही थी। जैसे-जैसे मेरे और उसके दरमियान जो फ़ासला मौजूद था, ये कम हो रहा था। अब मुझे एहसास हो रहा था जैसे ये जो लड़की है, ये मज़ीद लंबी से लंबी होती चली जा रही है। कुछ अजीब तरीके से इसकी चाल-ढाल तब्दील हो रही थी, और अब मुझे ऐसा लग रहा था जिस तरह से ये पाँव समंदर में या पानी पे या साहिल पे रख रही है, कुछ अजीब तरीके से इसके पाँव मुझे महसूस हो रहे थे। कभी ऐसा लगता जैसे किसी इंसान के पाँव हैं, कभी ऐसा महसूस होता जैसे कोई चौपाहा है, कोई जानवर है जिसके पाँव इस लड़की के अंदर लगा दिए गए हों। अब जैसे-जैसे मैं उसके मज़ीद करीब हो रहा था, मुझे अपनी गलती का अंदाज़ा होना शुरू हो चुका था। और एक वक्त ऐसा आया कि वो लड़की बाकायदा रुकी, और रुकने के बाद उसने आहिस्ता-आहिस्ता पलट के मेरी तरफ, या फिर जहाँ पे मैं उसको फॉलो कर रहा था उस तरफ, उस सिम्त में देखना शुरू कर दिया। अजीब बात ये थी कि जब वो लड़की पलटी और पलटने के बाद उसने मेरी तरफ देखा, तो इस हल्की-हल्की रोशनी में जब मैंने उसके चेहरे पे या उसकी आँखों पे गौर किया, तो मुझे ऐसा लग रहा था उसकी आँखों की जगह सफ़ेद रंग का कुछ मौजूद है, जो कि उसकी आँखों की जगह लगा दिया गया हो। जैसे कि उसकी आँखें मुकम्मल तौर पे ऊपर चढ़ चुकी हों, और वो अब किसी भी लम्हे मेरे ऊपर हमला करना चाहती हो। अल्लाह जानता है कि मैंने जिस रफ्तार के साथ अपने आप को मुड़ने के बाद उस हट की तरफ या रोड की तरफ भागना शुरू किया है, इस रफ्तार के साथ इससे पहले मैं कभी भी नहीं भागा था। खैर, गिरता पड़ता जैसे तैसे जब मैं रोड की तरफ आया और मैंने पलट के वापस उस साहिल या उस तरफ देखा, तो वैसे ही वो चलती हुई अब एक तरफ से दूसरी तरफ बढ़ती चली जा रही थी। खैर, मुझे अंदाज़ा हो चुका था ये जो भी मखलूक है ये कम अज़ कम इंसान नहीं है। लिहाजा मैंने इसके बाद अकेले में इस हट के सामने या साहिल पे आने से तौबा कर ली थी। अच्छा गाइस, उम्मीद करता हूँ ये जो पहली स्टोरी थी, ये कहानी, ये स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अब हम चलते हैं आज की दूसरी बहुत ही खौफनाक कहानी की तरफ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अब तक इस ऑडियो को, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया होगा। मौसम के भी आपकी ज़िंदगी पे बड़े गहरे असरात हुआ करते हैं। कुछ मौसम इस तरह के होते हैं जो आपकी ज़िंदगी के रुख को तब्दील करके रख देते हैं। और ये जिस दौर का वाक़या है, उस दौर में अंग्रेज़ों की हुक्मरानी न सिर्फ बड़े सग़ीर पे थी, बल्कि वो कोशिश में लगे हुए थे कि यहाँ से भी मज़ीद आगे हुक्मरानी कायम कर सकें। मोहम्मद अपनी फैमिली के साथ इंडिया के एक कदीम गांव में रहा करता था। ये जो गांव था, ये एक कच्चा पक्का गांव था। इसके चारों तरफ जंगलात मौजूद थे, कुछ हिस्सा पहाड़ों पे मुश्तमिल था, और जो बुनियादी सहूलियात थीं वो ना होने के बराबर थीं। अक्सर जब भी रिमझिम का सीज़न आता, यानी बारिशें हुआ करती, तो ये पूरा का पूरा गांव डूब जाया करता था। इसी तरह 15 अगस्त 1890 को इस कदर शदीद बारिश हुई कि वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बारिश बढ़ती चली जा रही थी और बिलाखिर ख़तरा होने लगा था कि किसी भी वक्त सैलाब आ जाएगा, और ये पूरा का पूरा गांव, बल्कि करीब व जवार के जितने भी गांव हैं, वो तहस नहस
हो के रह जाएंगे। और ऐसा ही हुआ कि एक रात के अंदर अंदर इस कदर बारिश हुई कि बराबर में जितने भी गांव थे, सारे के सारे गांव मुकम्मल तौर पे तबाह बर्बाद हो चुके थे। सामान का नुकसान तो अपनी जगह, लेकिन बहुत सारे इंसान थे जो अपनी जानों से हाथ धो बैठे थे। मोहम्मद भी अपनी माँ के साथ उस गांव में रहा करता था, लेकिन किस्मत अच्छी थी कि वो और उसकी माँ इस सैलाब के अंदर महफूज रहे थे। खैर, जब भी सैलाब आया करता है तो उसके आने के तकरीबन 15 से 20 दिन तक या महीने तक उसका असर रहा करता है। लिहाजा मोहम्मद ने अपनी मदर के साथ यही फैसला किया कि जब तक यहाँ पे पानी मौजूद है, क्यों ना हम लोग यहाँ से तकरीबन 10 या 12 किलोमीटर के फासले पे, जहाँ पे बहुत घने जंगलात मौजूद हैं, वहाँ चले जाएं। और जब यहाँ से पानी छट जाएगा, यानी पानी वापस चला जाएगा, तो दोबारा से अपने घर को, अपने गांव को आबाद करने की कोशिश करेंगे। जब ये लोग जंगल की तरफ रवाना हुए तो उनको बहुत सारी इस तरह की फैमिलीज, बहुत सारे इस तरह के लोग नज़र आए जो ना सिर्फ अपने मालो मवेशी से महरूम हो चुके थे, बल्कि किसी के बाप का इंतकाल हो गया था, किसी की माँ मर गई थी और किसी के बच्चे इस पानी के ज़रिए बह के आगे चले गए थे। उन्हीं लोगों में मोहम्मद ने देखा कि एक लड़की जो कि 17 या 18 साल की लगती है, जो कि देखने से बहुत ही हसीन और जमील है, और ऐसा लगता है कि इसका ताल्लुक यकीनन किसी अच्छी फैमिली से था। वो एक टीले पे बैठी हुई है और मुसलसल ज़ाहरो कतार हो रही है। अब क्योंकि पुराना दौर था, इज़्ज़त, लिहाज, पर्दा, इन सब चीज़ों का ख्याल रखा जाता था, तो मोहम्मद ने तो सिर्फ देखा और आगे बढ़ता चला गया। लेकिन जो मोहम्मद की माँ थी, उसको ये चीज़ समझ नहीं आई। क्योंकि वो एक माँ थी तो उसको अंदाज़ा था, उसको लग रहा था कि हो सकता है जो लड़की बैठी हुई है ये भी अपने वालिदैन से, अपने बहन भाइयों से जुदा हो गई हो। खैर, मोहम्मद की माँ ना सिर्फ आगे बढ़ी और आगे बढ़ के उससे उसकी कहानी पूछी। उस लड़की ने बताया कि मेरा नाम हिना है और मैं साथ वाले गांव में रहा करती थी। जब ये सैलाब आया तो सैलाब आने के बाद जो भी मेरे पेरेंट्स थे या छोटे बहन भाई थे, सारे के सारे उसके अंदर बह के ना जाने कहाँ चले गए, और काफ़ी कोशिश के बावजूद भी ना मुझे उनका पता चल रहा है, ना ही उनकी बॉडीज़ मिल रही हैं। अब पुराने लोग थे, एक दूसरे के गम को महसूस किया करते थे और एक दूसरे को मुश्किल में छोड़ना जुर्म तस्वुर किया जाता था। तो मोहम्मद की जो माँ थी, उन्होंने उस लड़की हिना को कहा कि बेटा, अगर तुम मुझे अपनी माँ समझो या माँ जैसा समझो, तो मैं चाहती हूँ कि तुम हमारे साथ, हमारे घर का, हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाओ। हम लोग भी किसी जगह की तलाश में हैं कि कोई ऐसी जगह मिल जाए जहाँ पे जाके हम नए तरीके से अपना घर बना सकें, रिहाइश इख्तियार कर सकें या अपने जो ज़िंदगी के रोज़मर्रा के मामलात हैं उनको अंजाम दे सकें। ये सुनने के बाद वो जो लड़की थी, ऐसा लगा जैसे वो इंतज़ार ही कर रही थी कि कोई फैमिली इसको मिले जो इसकी मदद कर सके। उसने भी फ़ौरन से हामी भर ली और वो कहने लगी कि ठीक है अम्मा, मैं आज से आपके साथ, आपकी बेटी बन के, आपका सहारा बन के रहा करूँगी। खैर, ये लोग मज़ीद आगे आए और डीप फॉरेस्ट के करीब पहुँच के इन्होंने वहाँ पे लकड़ियाँ वगैरह ली, उससे घर की तामीर शुरू की। जो कुछ करना था नए सिरे से करना था, नए सिरे से घर बनाना था, उसको आबाद करना था, घर गृहस्थी करनी थी, उसका सामान लेना था, और फिर सबसे बड़ी बात, मोहम्मद को अपने काम का या अपने रोज़गार का कोई ना कोई सबब तलाश करना था। ग्रेजुअली 2, 4, 6 दिन के अंदर अंदर छोटा मोटा रहने का इंतज़ाम किया गया और उसके बाद ये जो फैमिली थी, जो कि नई फैमिली बनी थी, ये मिलजुल के उस झोपड़ी में या उस जगह पे रहने लगी। शुरू शुरू में तो सब कुछ नॉर्मल था और ऐसा लग रहा था जैसे मोहम्मद की माँ भी बहुत ज़्यादा खुश है और उसको वाकई में एक बेटी मिल चुकी है, जबकि मोहम्मद का भी जो दिल था वो इस लड़की पे मुकम्मल तौर पे फिदा हो चुका था। मोहम्मद चाहता था कि आने वाले वक्तों में या फ्यूचर में जब कभी इसकी शादी का वक्त आएगा या इसकी शादी की बात की जाएगी,
तो ये कोशिश करेगा कि इस लड़की को सहारा दे सके। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजर रहा था वैसे वैसे कुछ अजीब सी बातें थीं जो इन लोगों ने न सिर्फ ऑब्जर्व करना शुरू की थी, बल्कि इनके पास उन बातों के, उन सवालात के कोई जवाबात मौजूद नहीं थे। अक्सर ऐसा होता कि जैसे जैसे शाम ढलने का टाइम आता तो मोहम्मद देखा करता था कि हिना एकदम से झोपड़ी से बाहर निकलती है, कभी वो ज़रा आगे निकल जाती है और कभी कभी डीप फॉरेस्ट की तरफ या घने जंगलात की तरफ बढ़ती चली जाती है। समझ नहीं आता कि अंधेरा होने के बाद जबकि किसी का जंगल में जाना या निकलना खतरे से खाली नहीं है, ये बिल आखिर कहाँ पे जाया करती है, किससे मिला करती है और इसका वहाँ से क्या ताल्लुक है। अब क्योंकि इसका बराह रास्त उससे कोई रिश्ता नहीं था तो रोक टोक करना, इससे सवालात पूछना या इसको जंगल में जाने से रोकना इसके अख्तियार में नहीं था। शुरू में मोहम्मद सिर्फ देखता रहता था, लेकिन जैसे जैसे ये जो मामलात थे बढ़ते चले जा रहे थे तो मोहम्मद ने सोचा कि क्यों ना इसको फॉलो किया जाए। और एक रात ऐसे ही हुआ कि जैसे ही मगरिब के बाद हिना वहाँ से निकली और उसका जो रुख था वो जंगलों की तरफ था, तो मोहम्मद ने उसको फॉलो करना शुरू किया। मोहम्मद जैसे जैसे उसको फॉलो कर रहा था वैसे वैसे उसको लग रहा था कि जो हिना की चाल है वो कुछ अजीब सी होती चली जा रही है। वो बहुत तेज़ी के साथ ना सिर्फ कदम रख रही है, बल्कि बज़ाहिर देखने से ऐसा लग रहा है जैसे कोई इंसान नहीं चल रहा, बल्कि शायद कोई जानवर है या फिर कोई और मखलूक है जो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ती चली जा रही है। देखते ही देखते हिना मोहम्मद की आंखों से ओझल हो चुकी थी और पता ही नहीं चला कि वो बिला आखिर किस तरफ और कहाँ गई है। बिला आखिर कुछ देर कोशिश करने के बाद वो वापस आ गया, लेकिन उसने फैसला कर लिया था कि अगले दिन दोबारा से वो इसको फॉलो करने की कोशिश करेगा। और बिला आखिर जब अगली रात शुरू हुई और हिना एज़ यूजुअली मगरिब की नमाज के बाद या मगरिब के बाद जंगल की तरफ रवाना हुई, तो मोहम्मद ने ना सिर्फ ख़ुद को बल्कि 2-4 गांव के जो लड़के थे या इसके जो दोस्त थे उनको इसके पीछे लगने का टास्क दिया। अब मुख्तलिफ लोग थे जो उसको फॉलो कर रहे थे और सब यही चाहते थे कि इन लोगों को पता चले कि आखिर ये कहाँ पे जाया करती है और वहाँ जाके क्या किया करती है। उसको फॉलो करते करते तकरीबन 35 मिनट तक ये लोग जंगल में चलते रहे और बिलाखिर एक पॉइंट आया जहाँ पे जाके हिना रुक गई थी। अब जैसे ही ये एक जगह जाके रुकी तो ये जो जगह थी वो कुछ इस तरह से थी कि बीच के हिस्से में कुछ भी मौजूद नहीं था, जबकि चारों तरफ दरख्त या झाड़ियाँ मौजूद थीं। अब वहाँ रुकने के बाद हिना अपने घुटनों पे बैठी और घुटनों पे बैठने के बाद उसने अपना जो मुंह था वो नीचे की तरफ किया और कुछ अजीब सी ज़बान में पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वो कुछ पढ़ रही थी ये लोग उसकी ज़बान पे या उन अल्फाज पे गौर कर रहे थे और इनकी समझ ही नहीं आ रहा था कि ये कौन सी ज़बान है जिस ज़बान में ये पढ़ रही है। ये मुसलसल पेड़ों के अंदर छुपे हुए उसको देख रहे थे और मोहम्मद बताता है कि जब मैं उसको देख रहा था तो मेरे सामने देखते ही देखते हिना ने अपना मुंह आसमान की तरफ किया और उसके मुंह से अजीब सी गुर्राने की आवाज़ें आना शुरू हुईं। जैसे ही उसने अपना मुंह आसमान की तरफ किया था तो ऐसा लग रहा था कि उसका मुंह जो है वो बहुत अजीब से चेहरे में या किसी भयानक चेहरे में ना सिर्फ तब्दील हो चुका है, बल्कि उसकी जो आंखें थीं, उनकी जो आई बॉल्स थीं वो मुकम्मल तौर पे सफ़ेद हो चुकी थीं। ये जो भी मनाजिर थे ना सिर्फ मोहम्मद देख रहा था बल्कि उसके जो भी दोस्त थे जिनको वो साथ साथ लेके आया था वो भी उसके साथ साथ इन मनाजिर को देख रहे थे। देखते ही देखते हिना जो थी वो ज़मीन से ऊपर की तरफ खड़ी होना शुरू हुई और जैसे ही वो खड़ी हुई तो अब उसका जो कद था वो तकरीबन 7 या 7.5 फीट के दरमियान हो चुका था और उसके मुंह से मुसलसल खून रस रहा था। अब ये मुसलसल ये खौफनाक मनाजिर दरख्तों में छुपे हुए देख रहे थे कि इसी दौरानिए में मोहम्मद बताते हैं कि हिना ने एकदम से अपनी जो गर्दन थी
उसको 90 डिग्री तक मोड़ा और मोड़ने के बाद पीछे की तरफ देखने लगी। किसी भी इंसान का, किसी भी लड़की का अपनी गर्दन को 90 डिग्री तक मोड़ना नामुमकिन हुआ करता है। खैर, इन लोगों को ये तो अंदाज़ा हो चुका था कि ये जो भी मखलूक है कम से कम इंसान नहीं है। आंखों ही आंखों में इन सब लोगों ने एक दूसरे को इशारा किया जैसे कि अब यहाँ पे रुकना ठीक नहीं है। ये लोग आपस में इशारे करने के बाद जैसे ही वापस मुड़े और वापस अपने घर की तरफ या अपनी झोंपड़ी की तरफ भागना चाहते थे, तो जैसे ही इन लोगों ने भागना शुरू किया तो इनको लगने लगा कि वो जो लड़की है जो कि हिना के रूप में इनके साथ रहा करती है, उसने इनके पीछे भागना शुरू कर दिया है। अब मोहम्मद अपने हिसाब से बहुत तेज़ रफ्तारी से भाग रहा था और साथ साथ उसको जो भी कलामात आते थे या जो भी आयतुल कुर्सी थी वो उसका विर्द कर रहा था, जबकि बाकी जो लड़के थे वो भी तेज़ भाग रहे थे, लेकिन उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जो तिलावत कर रहा हो। खैर, देखते ही देखते हिना ने ना सिर्फ मोहम्मद के एक दोस्त को पकड़ा बल्कि उसको वो खींचती हुई या घसीटती हुई वापस उसी पॉइंट की तरफ जाने लगी जिस पॉइंट पे अभी कुछ देर पहले वो मौजूद थी। बाकी जो दोस्त थे वो सारे के सारे भाग के वापस झोपड़ी में या उसी गांव में पहुंच चुके थे, जबकि जो मोहम्मद का दोस्त था जिसको हिना ने या उस चुड़ैल ने पकड़ लिया था वो वहीं पे मौजूद था और अल्लाह जाने उसका क्या हाल हुआ था। जैसे ही मोहम्मद झोपड़ी के पास पहुंचा तो वो अपनी माँ को लेके और बाकी जितने भी लोग थे जो उस वक्त वहाँ पे आबाद थे उन सबको लेके उस जगह से किसी और जगह पे रवाना हो गया। जैसे तैसे मुश्किल से ये रात गुजरी, लेकिन ये जो रात थी ये पूरी रात इन्होंने ना सिर्फ सफ़र में गुजारी बल्कि मोहम्मद अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ और अपने जानने वालों के साथ किसी बहुत ही सेफ पॉइंट पे ना सिर्फ पहुंचना चाहता था बल्कि वो चाहता था कि अब उसकी मदर का या उसके जानने वालों का सामना कभी भी उस लड़की हिना से या उस डायन से ना हो सके। और हुआ भी ऐसे ही कि उसके बाद से इन लोगों का ना उस चुड़ैल से, उस डायन से न कभी राब्ता हुआ और ना ही वो खूबसूरत डायन इनको कभी नजर आई।